नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बेस्ट सीरीज में ऑल सब्जेक्ट रिवीजन थ्रू PYQ MCQs। आज हम इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 19 कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है स्टेट लेजिस्लेचर। और स्टेट लेजिस्लेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके आज हम 20 PYQs करेंगे। तो क्वेश्चन में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? ऑप्शंस: आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, आर्टिकल 165 या आर्टिकल 166। देखिए, ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में आ चुका है। तो क्या सही आंसर है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 164। देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे चीफ मिनिस्टर को। अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड by the governor on the advice of chief minister and minister shall hold the office during the pleasure of governor। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 164 के अंदर है कि सीएम को अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स कंसिस्ट। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। स्टेट दो प्रकार के हो सकते हैं, या यूनिकैमरल या फिर बाय कैमरल। देखिए, यूनि का मतलब होता है सिंगल, वन मतलब वन हाउस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। बाय का मतलब होता है डुअल, बाय का मतलब क्या होता है डुअल मतलब या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट यहाँ यूनिकैमरल होता है या फिर बाई कैमरल होता है। यूनिकैमरल मतलब कि उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है ओनली। बाई कैमरल बोले तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं स्टेट्स के अंदर। ध्यान रखिएगा, अगर आपने पार्लियामेंट पढ़ा है तो पार्लियामेंट के अंदर क्या है? पार्लियामेंट के अंदर कंपोजिशन है तीन: लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी गवर्नर आते हैं। ध्यान रखिएगा, गवर्नर आते हैं। फिर डिपेंड करता है कि स्टेट कैसा है। अगर स्टेट यूनिकैमरल है तो ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली आएगा। अगर बाई कैमरल है तो लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगा। और ध्यान रखिएगा, गवर्नर हर किसी में होंगे। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन पढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द गवर्नर, नहीं। स्टेटमेंट सेकंड, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, नहीं। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर, बिल्कुल सही है। किसके लिए? अगर स्टेट यूनिकैमरल है तो। फोर्थ, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर इट इज़ एग्जिस्ट, बिल्कुल सही है। लेजिस्लेटिव स्टेट अगर बाईकैमरल है तो स्टेट असेंबली, काउंसिल और गवर्नर होंगे। ठीक, तो आंसर है इसका थर्ड एंड फोर्थ, टू का सी। देखिए, एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 168, द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट कंसिस्ट गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। करेंटली आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश हैव बाईकैमरल लेजिस्लेचर। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन से स्टेट बाईकैमरल है। तो याद रखिएगा कौन से तुम कब। ठीक है, तुम कब जाओगे या तुम कब आओगे। तो कैसे भी याद रखना, तुम कब या फिर तुम बक। तो कैसे भी याद रख सकते हो, या तुम कब जाओगे या आओगे, या तुम बक। T4 तेलंगाना, U4 उत्तर प्रदेश, M महाराष्ट्र, K4 कर्नाटका, A आंध्र प्रदेश, MP4 बिहार। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन से स्टेट बाईकैमरल है। तो याद रखिएगा, तुम बक या तुम कब आओगे जाओगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिटेन द ऑर्डिनरी बिल? बताइए। ऑप्शन फर्स्ट 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, 6 मंथ या 14 डेज। इसका सही आंसर है 4 मंथ्स। देखिए,
आंसर बी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 197 ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस आइदर बाय मिनिस्टर और बाय एनी अदर मेंबर्स। तो ध्यान रखिएगा कि ऑर्डिनरी बिल को मिनिस्टर के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या मेंबर्स के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कैन डिटेन द बिल फॉर 4 मंथ्स। तो ध्यान रखें लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने दिन के लिए डिटेन कर सकता है? 4 मंथ्स। अगर आपसे पूछा जाता कि ऑर्डिनरी बिल को हटा के मनी बिल पूछा जाता कि मनी बिल को कितने दिन के लिए डिटेन किया जा सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा 14 डेज। 14 डेज मनी बिल के लिए, ऑर्डिनरी बिल 4 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच असेंबली ऑफ द स्टेट मनी बिल आर प्रपोज्ड। ठीक बताइए। ओनली वन ऑफ द टू, टूगेदर इन बोथ, ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली या ओनली इन अपर चैम्बर। मनी बिल कौन से हाउस में प्रपोज किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा? तो इसका आंसर है ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली। 4th का सी। एक्सप्लेन पढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 198 मेंशन प्रोसीजर टू पास द मनी बिल। प्रोसीजर दे रखा है आर्टिकल 198 के अंदर। ठीक, इंट्रोड्यूस ओनली बाय द मिनिस्टर। याद रखिएगा जैसे अगर आपने सेंट्रल लेवल का पढ़ा होगा मनी बिल, तो उसमें भी ओनली इंट्रोड्यूस किया जाता है मिनिस्टर के द्वारा। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर रिक्वायर फॉर इंट्रोडक्शन। बिल्कुल सही है, हमने मनी बिल में यही पढ़ा था। आर्टिकल क्या है मनी बिल, सेंट्रल लेवल का मनी बिल का आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 109, जिसमें प्रोसीजर दे रखा है किस तरीके से मनी बिल को पास किया जाएगा और डिफाइन कर रखा है आर्टिकल 110 के अंदर। तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर रिक्वायर फॉर इंट्रोडक्शन, अगर ये सेंट्रल लेवल का पढ़ रहे होते हैं हम, तो वहाँ पर आता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले गवर्नर या प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इंट्रोड्यूस ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान रखिएगा ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। ऐसे ही कहाँ पर किया जाता है? ओनली लोकसभा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यहाँ से लोकसभा से कि मनी बिल को ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ठीक है, ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 199 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ये स्टेट लेवल का है और यूनियन लेवल का, सेंट्रल लेवल का आर्टिकल 110 के अंदर मेंशन है। तो कहाँ पर होगा? सी है। कहाँ पर पास होगा? ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 5, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द असेंबली ऑफ अ स्टेट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। अभी मैंने बताया था इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना है, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है। ध्यान रखें 5th का बी, अभी भी बताया था आपको। अगर हम इसी को हम सेंट्रल लेवल का पढ़ रहे होते तो क्या होता? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोविजंस फॉर द क्रिएशन एंड द एबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन एनी केस इन एनी स्टेट is included in the Indian Constitution under Article 170, 169, Article 168, Article 163। तो इसका सही आंसर है 6th का बी, आर्टिकल 169। देखिए बी आंसर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 169 सब क्लॉज 1 पार्लियामेंट कैन क्रिएट या एबोलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ लेजिस्लेटिव असेंबली पास अ रिजोल्यूशन। लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा रिजोल्यूशन को पास किया जाए बाय स्पेशल मेजोरिटी, बोले तो 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक, देन सेंड टू पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा रिजोल्यूशन को पास किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, फिर उसके बाद पार्लियामेंट के पास भेजा जाएगा। पार्लियामेंट पास द रिजोल्यूशन बाय द सिंपल मेजोरिटी, फिर उस रिजोल्यूशन को पार्लियामेंट के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। जैसे ही पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया तो पार्लियामेंट चाहे तो क्रिएट कर सकती है या एबोलिश भी कर सकती है। ठीक, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कैन नॉट डिजॉल्व। एक और चीज़ याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को कैन नॉट बी डिजॉल्व। जैसे कि राज्यसभा को हम डिजॉल्व नहीं कर सकते, उसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी डिजॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि इट्स अ परमानेंट बॉडी। ठीक है, आप उसको एबोलिश जरूर कर सकते हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, लेकिन डिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन राज्यसभा को आप एबोलिश नहीं कर सकते, ना आप डिजॉल्व कर सकते। ठीक है,
देखिए आर्टिकल 170 में क्या है, उसमें था ना आर्टिकल 170, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल 170 में कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, अभी मैंने बताया था क्या क्या कंपोजिशन है। स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, स्ट्रेंथ को फिक्स किया गया है पॉपुलेशन के बेसिस पे। मिनिमम कितने हो सकते हैं 60 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 500। तो ध्यान रखिएगा स्ट्रेंथ कितनी है 60 से लेके 500 तक। ठीक, हाउएवर इन केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा कितने 30। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, याद रखिएगा पूछा जाता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी है। तो ध्यान रखना 60 मिनिमम, मैक्सिमम 500 500। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम की मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी है 30, मिजोरम की 40 और नागालैंड की 46। इट्स अ मिनिमम स्ट्रेंथ, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो 500 होगी। ठीक है, मेंबर आर इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। तो ध्यान रखिएगा इलेक्टिव असेंबली और लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं पीपल के द्वारा होते हैं, डायरेक्टली इलेक्शन होते हैं। तो स्ट्रेंथ कितनी है 60 और 500 के बीच में, 60 एंड 500। आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। काउंसिल मिनिस्टर होंगे जिसको हेड करेंगे हमारे सीएम, टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। अगर मैं इसको सेंट्रल लेवल पर पढ़ाता, यूनियन लेवल पर पढ़ाता, तो कौन सा आर्टिकल आता 74 में क्या है, देयर शैल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, आर्टिकल 168 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन द स्टेट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है लेजिस्लेचर का स्टेट्स के अंदर। तो ध्यान रखिएगा इसमें आर्टिकल 170 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द राइट मेथड टू एस्टैब्लिश और कैंसिल द सेकंड चैम्बर इन स्टेट्स। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 169 पढ़ा ना अभी, तो कैसा था फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रपोजल इन द हाउस ऑफ पीपल विद सिंपल मेजोरिटी, नहीं ऐसा अभी कुछ नहीं पढ़ा। प्रपोजल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विद अ सिंपल मेजोरिटी, नहीं। प्रपोजल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विद द फुल मेजोरिटी अलॉन्ग विद लॉ पास बाय पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया था लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा रिसोल्यूशन को पास किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, फिर इस रिसोल्यूशन को पार्लियामेंट के पास भेजा जाएगा और पार्लियामेंट पास करेगी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। तो क्या था 7th का सी, आर्टिकल 169। याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को क्रिएट किया जाता है और एबोलिश किया जाता है। तो आर्टिकल 169, दो झारखंड पीसीएस भी 2003 में पूछ चुके हैं। और देखो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिपीट है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किए गए हैं, तो मैं उन रिपीटेशन वाले क्वेश्चन को लिखता नहीं, क्योंकि भाई साहब दिक्कत होती है लिखने में ना, टाइपिंग करने में। फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, ना लाइक करते, ना शेयर करते, ना सब्सक्राइब करते, ना कमेंट करते। चलो कोई बात नहीं भाई साहब। तो क्वेश्चन 7th का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजॉल्व बट कैन बी एबोलिश्ड। मैंने अभी आपको बताया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश नहीं किया जा सकता। ठीक, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश किया जा सकता है लेकिन डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखिए ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश किया जा सकता है आर्टिकल 169 के अंदर, ठीक है, लेकिन डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक, तो कौन सा है, कैन नॉट बी डिजॉल्व बट कैन बी एबोलिश्ड। तो क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, 8th का टी। देखो एक बार वो पढ़ लेते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कैन नॉट बी डिजॉल्व नहीं हो सकता बट एबोलिश्ड किया जा सकता है। राज्यसभा कैन नाइदर बी डिजॉल्व नॉर बी एबोलिश्ड। ध्यान में, राज्यसभा को ना डिजॉल्व कर सकते और ना उसको एबोलिश कर सकते हैं। ठीक, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट बी एबोलिश्ड बट कैन बी डिजॉल्व। ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को आप एबोलिश नहीं कर सकते लेकिन डिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक, लेजिस्लेटिव काउंसिल थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी मैंने क्या बताया था, कौन सा था वो, तुम बक। तो लगा दो भाई साहब। अब देखो महाराष्ट्र था बिल्कुल, बिहार है बिल्कुल, कर्नाटका भी है, एमपी नहीं है। तो ध्यान रखना एमपी नहीं है, तो तुम्बक
या फिर तुम कब जाओगे आओगे, तो 9th का डी। ठीक, देखो मध्य प्रदेश डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट प्रेजेंट, ओनली सिक्स स्टेट्स हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, नेमली उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। एंड ट्रिक क्या है, तुम कब या फिर तुम बक, देखना जो आपको पसंद है वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। देखो क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया है और मुझे कम से कम 8 या 10 ऐसे क्वेश्चंस मिले थे, लेकिन मैं ओनली 2 या 3 ही बार लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कितना इंपॉर्टेंट है इसकी, है ना। देखो ये भी छत्तीसगढ़ पीछे स्पीड 2013 में पूछ चुका है। तो क्या ट्रिक है हमारी, तुम बक। तो बताइए कौन सा होगा, तमिलनाडु नहीं, ध्यान रखना T4 तेलंगाना है, T4 तेलंगाना है, ना कि तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश यू बिल्कुल है, K4 कर्नाटका, B4 बिहार, M4 महाराष्ट्र, तमिलनाडु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट्स टेन्योर इज 6 ईयर। नहीं, मैंने आपको बताया था जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो परमानेंट बॉडी है, जैसे राज्यसभा परमानेंट बॉडी है उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हमारे परमानेंट बॉडी है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इट इज़ अ परमानेंट हाउस, बिल्कुल सही है, 11th का भी। तो उसका मैंने कोड नहीं लिखे क्योंकि कोड काफ़ी बड़े थे और पूरी स्लाइड में आ नहीं रहे थे, इसलिए मैं कोड नहीं लिख पाया, ठीक है। लेकिन आपको अगर पूरे स्टेटमेंट पता है तो आप इजीली कर सकते हो। देखो यार टाइपिंग में टाइम लगता है यार, से बताओ। देखो छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 2015 डायरेक्ट 2 बार पूछ चुके हैं। तो देखो इट इज़ अ परमानेंट हाउस, बिल्कुल सही। इट कैन नॉट बी डिजॉल्व, मैंने बता दिया था आपको, लोकसभा सॉरी राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इट कैन नॉट डिसॉल्व, ये सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। फोर्थ, 1/6 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द लोकल इंस्टीट्यूशंस, नहीं। 1/6 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं। एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर आर रिटायर्ड, बिल्कुल सही है। जैसे राज्यसभा के 1/3 मेंबर को रिटायर किया जाता है हर 2 साल बाद, उसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी यही है। डिप्टी चेयरमैन इज डिप्टी गवर्नर इज ए चेयरमैन ऑफ द हाउस, नहीं। जो चेयरमैन होते हैं हाउसेस के, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो चेयरमैन है और डिप्टी चेयरमैन है, उनका इलेक्शंस होता है, ठीक है। हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से चुना जाता है चेयरमैन को और डिप्टी चेयरमैन को। 7th, द टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर इज 6 ईयर, ये बिल्कुल सही है। जैसे राज्यसभा का होता है 6 मेंबर, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर होता है 6 ईयर, ऐसे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का भी टेन्योर कितना होता है 6 ईयर। अब देखिए, अब कुछ मैं बता देता हूँ किस तरीके से इनका मैन ऑफ इलेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली गलत लिख दिया, काउंसिल, ठीक है। अब हम देखते हैं किस तरीके से मेंबर को चुना जाता है, इलेक्शंस होता है। 1/3 मेंबर इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज, याद रखिएगा 1/3 मेंबर इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज, 1/3 मेंबर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। 1/12 मेंबर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स, 1/12 मेंबर इलेक्टेड बाय द टीचर्स, ठीक है। और ध्यान रखना इन तीनों का 3-3 साल है, मतलब उस स्टेट के अंदर 3-3 साल तक वो ग्रेजुएट की पोस्ट और टीचर्स की पोस्ट को होल्ड किए होने चाहिए। एंड 1/6 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, 1/6 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। आगे एक क्वेश्चन है उसमें बताऊंगा किस फील्ड से नॉमिनेट किया जाता है, तो हम वहीं पर डिस्कस करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो ये 1/6 वाला और 1/6 वाला गलत हो जाता है, ठीक। कितना आता है 1/3 और 1/3, 1/3 बाय लोकल इंस्टीट्यूट और 1/3 बाय लेजिस्लेटिव असेंबली और 1/12 बाय ग्रेजुएट्स और किसके द्वारा, टीचर्स के द्वारा, ठीक है। टेन्योर 6 ईयर नहीं होता क्योंकि परमानेंट हाउस होता है। कैन नॉट डिसॉल्व, बिल्कुल सही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता लेकिन एबोलिश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट द प्रोविजंस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, बताइए कौन सा है। देखिए इसका मैंने आपको बताया था, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आर्टिकल 170
आपको बताया था ना 170। देखिए 170 के अंदर क्या था, कितनी स्ट्रेंथ होगी लेजिस्लेटिव असेंबली, कितनी स्ट्रेंथ है, मैंने बताया था मिनिमम कितनी होगी 60 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 500। ठीक है, तो देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शेल कंसिस्ट नॉट मोर देन द 500 एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। कैसे होंगे, लोकसभा के, ध्यान रखिएगा लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ठीक, डायरेक्ट इलेक्शंस फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट। Article 176 is related to the special address by the governor. Special address by the governor. Article 178 provisions for the speaker and deputy speaker of legislative assembly. तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 167 आर्टिकल 170 सब क्लॉज 1 के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ दे रखी है और किस तरीके से इलेक्शन होंगे आर्टिकल 170 सब क्लॉज 1 के अंदर मेंशन है। तो इसका आंसर क्या आता है 12th का ए। Question number 13. According to Article 170 of the Indian Constitution, the minimum and the maximum strength of the members of Legislative Assembly in a state can be respectively, तो कितना बताया था अभी मैंने आर्टिकल 170 सब क्लॉज 1 के अंदर 60/500, 60 मिनिमम और 500 इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो ध्यान रखिएगा। Question number 13. What can be the minimum strength of the Council of Minister, including the CM in the state? देखिए अगर आपने पढ़ रखा होगा सेंट्रल लेवल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ रखा होगा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है 15%, 15% ऑफ लोकसभा, है ना, सेंट्रल लेवल का है। उसी तरीके से हमारे स्टेट लेवल का भी यही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आया था, ध्यान रखना 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग सीएम। मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो बता दी मैंने कितनी होगी 15%, ठीक है, और मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी है 12 है। तो ध्यान रखिएगा कितनी है 12। देखिए according to article 164 subclause 1a, the total number of the minister including the CM in the council of minister in the state shall not exceed 15% of total number of members of legislative assembly of that state। तो ध्यान रखिएगा कितनी है council of minister की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है 15% of legislative assembly। This article also provide that the number of minister including CM in the state shall not less than 12। ध्यान रखना मैक्सिमम 15% ऑफ लोकसभा और मिनिमम 12 मेंबर्स, 12 और 15। और हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की तो 60 और 500। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर मिनिमम कितने हो सकते हैं 12 मेंबर, ठीक है 12 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 14, who conduct the state assembly elections, who conduct the state assembly elections, कौन करवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ द स्टेट। देखिए ये करवाते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 14 का सी। ध्यान रखिएगा स्टेट असेंबली इलेक्शंस कौन करवाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए आर्टिकल 324, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ, किस किस के इलेक्शंस करवाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन से इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ध्यान रखिएगा इन सभी के इलेक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल कौन सा इलेक्शन कमीशन का, आर्टिकल 324। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 324। अच्छा, स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके करवाता है इलेक्शंस, ध्यान रखना ग्राम पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटी के, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। बताइए 18 ईयर्स, 25 ईयर्स, 21 ईयर्स या नो एज लिमिट। तो 15 का आंसर है बी,
25 साल। अब देखिए मैंने आपको पूरा बता रखा था पहले वाली वीडियो में, अब मैं फिर से बता रहा हूँ। आंसर बी, मिनिमम एज 4, 21 एज किसके लिए, ग्राम पंचायत के इलेक्शंस के लिए, 25 पीएम के लिए और लोकसभा के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ध्यान रखना 30 राज्यसभा के लिए और 35 प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। क्वेश्चन यहाँ से भाई साहब बहुत पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ ढंग से पढ़िएगा ये। अच्छा, वोटिंग एज कितनी है, वोटिंग एज है अभी 18, है ना। पहले कितनी थी, पहले 21 थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया था 21 से 18 को। फिर समझो, वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया था 21 एज से 18 एज को, 18 एज तक मतलब। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, तो ध्यान रखना 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया था 21 से 18 कर दिया गया था, 21 से 18 कर दिया गया था वोटिंग एज को। क्वेश्चन यहाँ से भी काफ़ी बार पूछा गया है। वोटिंग एज रिड्यूस बाय 21 to 18 बाय 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ध्यान रखना 25 किसकी है, पीएम, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली की, 30 राज्यसभा की, 35 प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर की, 21 ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट वांट टू रिजाइन ही विल गिव हिज रेजिग्नेशन टू, किसको रेजिग्नेशन किसको देंगे बता सकते हो, स्पीकर देंगे डिप्टी स्पीकर को। ध्यान रखिएगा किसको देंगे, डिप्टी स्पीकर को देंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 179 स्पीकर गिव हिज रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ अ स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान रखिएगा स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देंगे, डिप्टी स्पीकर को देंगे, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देंगे और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देंगे। ठीक, ऐसे हेरा फेरा होती है। जैसे हमारे स्पीकर देते ना, स्पीकर को उसमें लोकसभा के अंदर भी ये ऐसे ही होता है कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो डिप्टी स्पीकर को देते हैं और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देते हैं ना, उसी तरीके से। तो इसका आंसर क्या है, डिप्टी स्पीकर, 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ लॉन्ग कैन अ मिनिस्टर कंटिन्यू विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू द स्टेट असेंबली। बताओ कितने दिनों तक रह सकते हैं, 6 मंथ्स। ध्यान रखिएगा 6 मंथ्स के लिए। देखिए कोई एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसको मिनिस्टर बना दिया जाता है, इसको हाउस के अंदर मिनिस्टर बना दिया जाता है, लेकिन इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा और उसको मिनिस्टर बना दिया जाता है, उनको मिनिस्टर बना दिया जाता है। अब 6 मंथ के अंदर, ध्यान रखिएगा 6 महीने के अंदर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी उनको, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का या लेजिस्लेटिव काउंसिल का, दोनों में से किसी एक का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक, अगर यूनिकैमरल है तो ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप को लेना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स। ध्यान रखिएगा 17 का बी। देखिए फिर से बताते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 अ पर्सन बिकम अ मिनिस्टर, एक व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता है विदाउट इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन न लड़ा हो फिर भी वो व्यक्ति मिनिस्टर बना दिया जाता है, बट विद इन 6 मंथ, लेकिन 6 महीने के अंदर ही मस्ट बी बिकम मेंबर, अदरवाइज उसको मेंबर बनना पड़ेगा किसी भी हाउस का। अगर यूनियन कैमरल तो लेजिस्लेटिव असेंबली का, बाई कैमरल तो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों में से किसी का मेंबर बनना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स। अदरवाइज ही विल अनेबल टू होल्ड द ऑफिस ऑफ मिनिस्टर, नहीं तो उसको निकाल दिया जाएगा। 6 महीने तक का मेंबरशिप नहीं एक्वायर कर पाया तो उसको निकाल दिया जाएगा, मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव द कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड मतलब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड यूज कर सकते हो, है ना, यूसीसी, अभी काफ़ी बार चला है। तो बताइए विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव द यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 144 पढ़ा होगा आपने डीपीएसपी में, मैंने आपको ये काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है डीपीएसपी वाले चैप्टर में। तो बताइए कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके पास मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया। तो ध्यान रखना गोवा है, 18 का डी। फिर से पढ़ते हैं, गोवा इज़ द ओनली स्टेट, गोवा एकमात्र स्टेट है इंडिया का टू हैव अ कॉमन सिविल कोड मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा सिविल कोड इज़ बेस्ड ऑन द पुर्तगीज सिविल कोड, ठीक है, कोडिगो सिविल पुर्तगीज ऑफ 1867, ठीक है, विच वर इंट्रोड्यूस इन गोवा इन 1870 विद सम मॉडिफिकेशन।
क्वेश्चन याद मत करो, ये मॉडिफाइंग फोर्टिफिकेशन, बस ये ध्यान रखो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ओनली गोवा के अंदर ही लागू है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 144। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 44 ऑफ DPSP। क्वेश्चन नंबर 19, विच इंडियन स्टेट हैड द फर्स्ट वुमेन CM? तो कौन थी फर्स्ट वुमेन CM? फर्स्ट फीमेल CM कौन थी? ध्यान रखना, सुचेता कृपलानी। किसकी? उत्तर प्रदेश की। 19 का ए देखिए, सुचेता कृपलानी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द CM ऑफ इंडिया, ठीक। कौन से स्टेट की? यूपी की। कब? 1963 की। ध्यान रखना, फर्स्ट फीमेल CM कौन थी? इंडिया की, तो सुचेता कृपलानी। अब देखिए, मैंने कुछ फैक्ट्स बता रखे हैं। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल, पता होगा आपको। फर्स्ट फीमेल CM ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, और कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट M फातिमा बीबी। क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछे गए हैं, M फातिमा बीबी को खासकर, ठीक है। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन थी? फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ द राज्यसभा और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। बताइए, लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के में लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो किस के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिल्कुल करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ध्यान में नहीं करते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ द राज्यसभा बिल्कुल करते हैं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें भी करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट काट दो, सेकंड ये गया, स्टेटमेंट ये भी गया, तो मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब ये 20 का बी। देखिए, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। 1/3 मेंबर को इलेक्ट करते थे ना लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, तो काउंसिल्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अंदर साफ साफ बता के रखा हुआ है कि कौन, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन से मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, बहुत डिटेल में मैंने कराया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। 21, while nominating a member in the legislative council, governor consider a person having the special knowledge or practical experience in respect of, देखिए, लिटरेचर बिल्कुल चाहिए, स्पोर्ट्स गलत है, साइंस सही है, आर्ट्स सही है, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स ये भी सही है, और सोशल सर्विस ये भी सही है। तो ध्यान रखना, स्पोर्ट्स का नहीं है, तो क्या आंसर है इसका? फर्स्ट, थर्ड, सेकंड को काट दो ना, ये सेकंड, ये भी सेकंड कट गया, और ऑल ऑफ दिस में तो सेकंड आएगा, तो ये भी कट गया, आंसर है बी। अभी देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ उसको याद करने की। देखो, द गवर्नर नॉमिनेट 1/6 मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु हैव अ स्पेशल नॉलेज, जिनके पास स्पेशल नॉलेज होगी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। गवर्नर के द्वारा 1/6 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिनके पास स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। किस फील्ड में? कोऑपरेटिव मूवमेंट्स में, लिटरेचर में, आर्ट्स में, साइंस में और सोशल सर्विसेज में। इसको याद करने का तरीका, क्लास CLASS। बस एक चीज़ याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से फंसाया जाता है, तो यहाँ पर आता है SS, ठीक है, SS साइंस और सोशल सर्विसेज है। अब देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेट करते हैं, हु हैव, जिनके पास स्पेशल नॉलेज है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, किस फील्ड में? लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो इसका क्या होगा? लास्ट। तो ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या ट्रिक है? क्लास, और राज्यसभा के अंदर क्या ट्रिक है? लास्ट, LASS। लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। तो स्पोर्ट्स नहीं है, ध्यान रखना, स्पोर्ट्स नहीं है।
यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट चैप्टर हमारा हाई कोर्ट का होगा और हाई कोर्ट का हम काफ़ी डिटेल में कराएंगे और हाई कोर्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, सपोर्ट कीजिए। चैनल नया है तो आप लोगों से थोड़ी सी उम्मीद है। चलो ठीक है, नमस्कार भाई।